हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं। अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जन्म कुंडली का अध्ययन। इसमें हम ये देखेंगे कि जन्म कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, उसको रीड कैसे करते हैं और कैसे हम मानव जीवन में होने वाले इवेंट्स को उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपना रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि ज्योतिष क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मानव जीवन से कनेक्टेड कैसे है, और किसी भी मानव को अगर वो ज्योतिषी बनता है या इवन नहीं भी बनता है, लेकिन ज्योतिष के बारे में अगर उसे हल्का सा नॉलेज होता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसकी सोच में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ज्योतिष के आधार स्तंभ क्या हैं, मीन्स उसके पिलर्स क्या हैं, ज्योतिष का वेद से क्या कनेक्शन है, उसका अन्य विषयों से और सौर मंडल से क्या कनेक्शन है। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि एक अच्छा ज्योतिषी होने के लिए आप में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुंडली के अध्ययन के लिए हमारे पास कई पद्धतियाँ हैं, जैसे कि पराशर होरा शास्त्र, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगु, और ये जो पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग टाइम पर लिखी थी। इन सभी में प्रेडिक्शन करने के लिए अलग अलग सिद्धांत और सूत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से कोई एक बहुत अच्छा और कोई एक बहुत खराब है। नहीं, सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि मानव जीवन में होने वाली घटनाओं का प्रेडिक्शन करना, जिससे कि मानव जीवन जो है और आसान हो पाए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो पाए। हाँ, बस ये हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, कोई एक पद्धति डिफ़िकल्ट लगे और दूसरी पद्धति ईज़ी लगे। जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने सुना है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ईज़ी लगती है और होरा शास्त्र, पराशर होरा शास्त्र, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन पराशर होरा शास्त्र बहुत ही ज़रूरी है आपके बेसिक्स को और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। यदि आप पराशर होरा शास्त्र नहीं करते हैं तो उसके बिना आपको कभी भी फाउंडेशन आपके क्लियर नहीं हो सकते हैं और जीवन में हमेशा आपको कुछ भी कुंडली से रिलेटेड प्रेडिक्ट करने में या समझने में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पराशर होरा शास्त्र जीवन में एक बार करना किसी भी ज्योतिषी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हम अपने सारे वीडियोज़ में ओनली और ओनली पराशर होरा शास्त्र की ही बात करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी को हम कवर करेंगे लेकिन अभी नहीं, उसके हम अलग वीडियो निकालेंगे तब हम कवर करेंगे। अब बात करें कि किससे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पे कितना प्रैक्टिस किया है और आप कौन सी पद्धति में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं।
राइट। तो यदि आप पराशर होरा शास्त्र के थ्रू जो प्रिडिक्शन करते हैं वो आप 100% या 99% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आपके लिए पराशर होरा शास्त्र अच्छा है। यदि कोई केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करता है, बहुत कंफर्टेबल है, तो हम ये बोलेंगे उसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी करना अच्छा है। लेकिन पराशर एस्ट्रोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ज्योतिषी के लिए, जिससे कि वो उसका बेस जो है वो मजबूत हो पाए। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कुंडली। तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली बना रखी है और हम ये देखेंगे कि कुंडली में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। मीन्स कुंडली को अगर हम स्टडी करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी एक कुंडली है, ठीक है। और इस कुंडली के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर आपने ये तीनों मेन पार्ट्स को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो आप कुंडली में काफ़ी हद तक प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप काफ़ी हद तक उसको रीड कर सकते हैं और ये काफ़ी हाई लेवल पर है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम पहले हाई लेवल पे स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमें किक ऑफ मिले, राइट। तो कुंडली को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाव जिसको हम घर भी कहते हैं, दूसरा ग्रह और तीसरा राशियाँ। तो इस कुंडली में क्या भाव है, क्या राशि है, क्या घर है, ये कैसे पता लगेगा? डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सब चीज़ें पता हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको कुंडली स्टडी करना बिल्कुल नहीं आता हो या उनको ये भी पता नहीं हो कि कुंडली में क्या भाव होता है, क्या राशियाँ होती हैं। तो मैं उसको एड्रेस करते हुए बोलूँगा कि हम यहाँ पे बेसिक कर रहे हैं और बेसिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कुंडली में क्या भाव होता है, ठीक है, कहाँ से भाव देखते हैं, कैसी राशियाँ क्या होती हैं और ग्रह क्या होते हैं। तो हम सब कुछ कवर करेंगे, ओके। तो इस कुंडली में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं और साथ में कुछ बॉक्सेस भी हैं, जैसे एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है, चौथा बॉक्स ये है, पांचवा ये है, छठवां बॉक्स ये सातवां बॉक्स, आठवां बॉक्स, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल 12 बॉक्स हैं और 12 ही नंबर लिखे हुए हैं, राइट। और साथ में 9 ग्रह भी लिखे हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, केतु। तो इस तरह से 9 ग्रह भी लिखे हुए हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाव की और घर की। तो हर एक कुंडली को, ये जो कुंडली है इसको 12 भागों में बांटा जाता है और ये 12 भाग ही घर कहलाते हैं, ठीक है। और इन भावों को कुछ ना कुछ नेम दिया गया है, इन घरों के कुछ ना कुछ नेम है। अब ये 12 घर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 12 घर हमारे जीवन के या मानव जीवन के 12 डायमेंशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन घरों के नेम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक नंबर लिखा है ये एक्चुअली कहलाता है प्रथम भाव। ये फर्स्ट हाउस है, इसको लग्न भी कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले कुंडली में जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो हमेशा यही होता है और इसके बाद बाकी जितने भी घर होते हैं उनको अगर हमें देखना है कि कौन कौन से घर कहाँ हैं तो हम यहाँ से फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया प्रथम भाव। इसके बाद एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो गया? द्वितीय भाव। ये तृतीय भाव, इसको कहते हैं चतुर्थ भाव। ये पंचम भाव, फिर ये षष्ठम भाव, ये सप्तम भाव, ये वाला अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव। इसको कहते हैं एकादश भाव और ये कहलाता है द्वादश भाव। तो इस तरह से टोटल हमारे 12 घर या 12 भाव होते हैं। हर एक भाव का एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, हर एक भाव का एक अलग प्रॉपर्टीज हैं
ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस या हम बोलते हैं कारक तत्व। तो हर एक घर के अलग अलग कारक तत्व हैं। यहाँ पर अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम हाई लेवल पर कुंडली को अध्ययन करेंगे, जैसे कि घर क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, और फिर इनके डिटेल लेवल में हम अलग अलग जाएंगे अलग अलग वीडियो में। तो यहाँ पर अभी मैं केवल किक ऑफ करने के लिए कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, इसके लिए मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हाई लेवल पे अगर हम देखें तो हर एक कुंडली के 12 घर होते हैं और उनके मैंने आपको नेम बताया, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो 12 भाव हैं ये जीवन में किन किन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जो हमारा लग्न होता है, ये जो फर्स्ट हाउस जो होता है, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ सेल्फ, मतलब ये आपका खुद का घर है। ये आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है कि आप देखने में कैसे होंगे। आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो पूरा पूरा यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका करेक्टर क्या होगा, आपका स्वभाव क्या होगा दूसरों के लिए, आपका रंग रूप, सब कुछ हम इसी के थ्रू देखते हैं, फर्स्ट हाउस के थ्रू। तो ये आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये आप स्वयं हो। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड हाउस का। तो इसको कहा जाता है हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये हमारे मीन्स जिस जातक की कुंडली है उसकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितना धन दौलत है, कहाँ से वो धन दौलत आएगी, है भी या नहीं भी है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिप्रेजेंट होती हैं। तो इस सेकंड हाउस को हम बोलते हैं हाउस ऑफ वेल्थ। थर्ड हाउस हमारा होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स उस जातक का कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो ये हमारा थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस होता है वो होता है हाउस ऑफ होम, मीन्स उसका घर क्या है। तो ये फोर्थ हाउस जो है उसके घर के बारे में हमें सब कुछ बताता है, उसकी सुख सुविधा के बारे में हमें सब कुछ बताता है, उसमें उसके पास कौन कौन से वाहन हैं भी या नहीं, इन सब के बारे में बताता है, उसकी मातृभूमि, ये सब कुछ हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है। उसकी माँ से उसके संबंध, सब कुछ हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ होम। फिफ्थ हाउस हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ प्लेजर, हाउस ऑफ लर्निंग, यहाँ हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो हाउस है ये हमारा लर्निंग हमें बताता है। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य भी हमें बताता है इसको, इसलिए इसको कहते हैं हाउस ऑफ पूर्व जन्म पुण्य भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे हमें अपने पुराने जन्म के जितने भी पुण्य हैं उनको हम इस हाउस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि हमने पुराने जन्म में क्या क्या पुण्य कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा भाग्य कितना हमारा साथ दे रहा है। ये हमारी लव लाइफ को बताता है, ये रोमांस को बताता है, प्लेजर बताता है। साथ में आपकी शिक्षा, लर्निंग, उच्च शिक्षा, इसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लर्निंग, हाउस ऑफ प्लेजर और हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। सिक्स हाउस जो होता है इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ सर्विस और हाउस ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के बारे में बताता है, हमारी सर्विसेज के बारे में बताता है। सेवेंथ हाउस है, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिलेशनशिप, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि ये जो हमारा सेवेंथ हाउस है ये हमारी मैरिज के बारे में बताता है, हमारे पार्टनरशिप के बारे में बताता है, हमारे पार्टनर के बारे में भी बताता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिलेशन। एट्थ हाउस, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे जीवन में कौन कौन सी आकस्मिक घटनाएं होने वाली हैं या हो रही हैं, ये हमें पूरा उनके बारे में बताता है एट्थ हाउस, इसलिए इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, नाइन्थ हाउस, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लक। ये हमारे भाग्य को दर्शाता है कि हमारा भाग्य कितना हमारा साथ दे रहा है। टेंथ हाउस या दसम भाव, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ कर्माज। ये हमारे कर्म को बताता है, ये हमारे प्रोफेशन को बताता है। 11th हाउस, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ इनकम। ये हमारे इनकम का सोर्स बताता है कि मेरे पास इनकम जो आ रही है वो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। साथ ही साथ ये हमारे सोशल सर्कल को भी बताता है, ये हमारे फ्रेंड सर्कल को भी बताता है, ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी इच्छा पूर्ति को भी बताता है। इसलिए इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ फुलफिलमेंट भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट इज 12th हाउस, ये हमारा होता है हाउस ऑफ मोक्ष, हाउस ऑफ
आइसोलेशन। ये हमें बताता है कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे जो 12 घर हैं, 12 घरों के कुछ ना कुछ नेम हमने दे रखे हैं और ये हमारे उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमें बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य तत्व हर एक घर के होते हैं, वो हम डिटेल में जब अध्ययन करेंगे, जब हम हर एक घर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम हर एक घर को सेपरेटली नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल शॉर्ट में उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है ग्रह। तो पराशर जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड में 9 ग्रह ऐसे हैं जो कि मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? उनके नेम हैं सूर्य, मंगल, बुध, गुरु जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। इसमें से राहु और केतु जो हैं उनको हम छाया ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो हर एक ग्रह का एक अलग पर्पज है और वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है राशियाँ। तो राशियाँ क्या हैं? तो इस कुंडली में जो ये नंबर है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो नंबर है, यही नंबर जो है इन्हीं को हम बोलते हैं राशियाँ। तो यहाँ पर जो नंबर है वो एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले घर में हमेशा एक नंबर लिखा होगा, दूसरे घर में हमेशा 2 नंबर लिखा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले घर में हमेशा 1 नंबर की राशि होगी, दूसरे घर में 2 नंबर की होगी, तीसरे घर में 3 नंबर की होगी। राशियों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। घर जो है वो हमारे स्थिर रहते हैं कि ये हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही कहा जाएगा, ये हमेशा सेकंड हाउस ही कहा जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में हमेशा 1 नंबर की ही राशि होगी। फर्स्ट हाउस में किसी भी नंबर की राशि हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे 5 नंबर की राशि हो सकता है यहाँ पे 8 नंबर की राशि हो और हो सकता है यहाँ पे 10 नंबर की राशि हो। ये डिपेंड करता है कि जब आपने जन्म लिया उस समय आकाश में कौन सी राशि कहाँ स्थित है। तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल 12 नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब टोटल 12 राशियाँ हैं, राइट। अब ये राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये राशियाँ कौन कौन सी हैं और इससे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है जिसमें मैंने अलग अलग घरों में अलग अलग कलर के सर्किल्स ड्रॉ कर रखे हैं। इन अलग अलग सर्किल्स का मतलब क्या है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, राइट। लेकिन इन घरों के कॉम्बिनेशन को या इन भावों के कॉम्बिनेशन को भी हमने एक नाम दे रखा है। हमने मीन्स ज्योतिष ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। अब हम उनके कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा केंद्र, राइट। तो कुंडली में केंद्र का मतलब क्या है, त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिक का मतलब क्या है, त्रषडाय का मतलब क्या है, उपचय का मतलब क्या है, मारक का मतलब क्या है, हम यहाँ पर यही सब चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे ढंग से समझाने के लिए कलर कोडिंग कर रखी है। मीन्स अगर आप देखेंगे केंद्र को मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने येलो कलर के ही सर्कल बनाए हुए हैं, राइट। तो केंद्र मतलब हमारी कुंडली में कहा जाता है हाउस नंबर 1 4 7 और 10। तो हमारी कुंडली में जो केंद्र होता है वो 1 4 7 10 का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब पहला घर भी केंद्र का पार्ट होता है, चौथा घर भी केंद्र का पार्ट होता है, 7वां घर भी केंद्र का पार्ट होता है और 10वां घर भी केंद्र का पार्ट होता है। ऐसे ही कुंडली का एक और शब्द है त्रिकोण। त्रिकोण में क्या क्या आ जाता है, ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। अगर आप देखें ये मेरा पहला घर है लग्न, ये यहाँ से 5वां घर 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ से फिर 9वां घर 6 7 8 9। तो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये तीनों मिला के हम इनको बोलते हैं त्रिकोण। इसका त्रिकोण नेम क्यों पड़ा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये एक त्रिभुज के 3 कोनों की तरह नज़र आते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊँ 1, इसको ऐसे मिलाऊँ 2 और यहाँ पर भी ऐसे ही मिलाऊँ 3,
तो अगर आप देखेंगे ये एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, इसलिए इसको त्रिकोण कहते हैं। इसमें जो 5वां और 9वां घर है, इसको लक्ष्मी का घर कहते हैं। ये बहुत ही शुभ घर होते हैं। ऐसे ही जो केंद्र है 1, 4, 7, 10, इसको नारायण का घर कहते हैं और ये भी बहुत शुभ होता है। तो हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण ये सारे भाव बहुत ही शुभ घर माने जाते हैं, जिनको लक्ष्मी नारायण घर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम ट्रिक। ट्रिक का अगर आप देखेंगे कि ये मैंने इसका कलर जो है वो रेड कर रखा है और यहाँ पर जो रेड कलर है वो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर है। तो 6 हाउस मीन्स अगर हम यहाँ पे लगने से गिने फर्स्ट हाउस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा घर 7, 8, 8वां घर 9, 10, 11, 12 और 12वां घर, ये तीनों घर मिला के ट्रिक भाव कहे जाते हैं। पराशर ऋषि के अनुसार कुंडली के सबसे अशुभ घर यही तीनों हैं। कौन कौन से? 6, 8 और 12। 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये अभी मैं आपको एक हाई लेवल पर बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, कब वो अच्छा हो जाता है घर, कब वो ख़राब होता है, किस टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, कैसे वो कम प्रॉब्लम करता है, ये सारी डिस्कशन हम आगे जाके तब करेंगे जब हम एक एक घर के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें बैठे हुए लॉर्ड के बारे में, लॉर्ड मीन्स उस घर में बैठे हुए ग्रह के बारे में बात करेंगे और उस घर में जो राशि बैठी है उसके बारे में जब बात करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि ये मेरे 3 घर जो हैं 6, 8, 12, ये मेरे अशुभ घर माने जाते हैं। सॉरी, शायद मैंने बोला था सबसे अशुभ, ये सबसे ज़्यादा अशुभ तो नहीं है, अशुभ घर माने जाते हैं। कौन कौन से? 6, 8 और 12, इनको एक साथ मिला के हम बोलते हैं त्रिक भाव। नेक्स्ट हमारा आता है त्रिशडाय, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से लिया हुआ है। तो ये त्रिशडाय वाला अगर हम देखें, त्रिशडाय मेरा कौन सा है? 3, 6, 11, मैंने इन तीनों के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3, 6, 11 मतलब ये वाला घर, ये जो मैंने बोला ये वाला सर्किल जो है 3, 6, ये वाला सर्किल और 11, इन तीनों घरों को भी अशुभ घर के रूप में ही माना जाता है। पराशर ऋषि के अनुसार 3, 6, 11 ये तीनों घर ऐसे हैं जो कि अशुभ घर माने जाते हैं। अशुभ घर या मैं बोलूँ पाप घर माने जाते हैं, जिनके चलते व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए इसको अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके चलते हुए व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। राइट, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं बोलूँ, अभी मैंने आपको बताया थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का घर है। राइट, 6 हाउस क्या है? सर्विसेज का घर है प्लस हेल्थ का घर है। 11th हाउस मैंने बोला था आपको कि आपके इनकम का घर है प्लस आपके एक्सपेक्टेशन का और आपकी महत्वाकांक्षाओं का, मतलब इच्छा पूर्ति का घर है। इसके अलावा थर्ड हाउस से हम काम वासना भी देखते हैं, ये हमारे काम वासना का भी घर है। 6 हाउस, इसको हम षड्रिपु का घर भी कहते हैं। षड्रिपु मतलब किसी भी मानव के लिए जो 6 शत्रु होते हैं, उन सबको 6 शत्रुओं को हम इसी घर से देखते हैं, जिसमें से एक शत्रु है क्रोध। राइट, ये हमारा 11th हाउस है। ये महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति के अलावा ये लोभ का भी घर है, जहाँ से आप लोभ देखते हो, मीन्स लालची आप बनते हो। तो यदि अगर देखा जाए किसी भी मानव के लिए अगर वो काम वासना में है तो हो सकता है उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ पाप करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, सिमिलर अगर वो क्रोध है, क्रोधी है उस समय किसी भी टाइम पर, तो क्रोध में ऐसे हम बोलते हैं कि बुद्धि आपकी काम नहीं करती, आप गलत डिसीजन या गलत काम कर सकते हो। सिमिलर अगर वो लालची है तो भी वो लालच के चलते कुछ गलत काम कर सकता है। मतलब वो इन तीनों कार्य तत्व के हिसाब से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप कर सकता है। इसलिए ऋषि पराशर जी ने इन तीनों घरों को पाप का घर भी कहा है कि ये तीनों घर ऐसे हैं
जो कि इंसान को पाप करने के लिए कभी भी मजबूर कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पर इंसान को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका एक एक्शन उसको पाप का काम करा सकता है। इसलिए इसको थ्रेसडाई कहा जाता है। थ्रेसडाई में जैसे अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा डिवाइड करूँ, 3 का मतलब होता है 3, इसलिए थर्ड हाउस। सड का मतलब होता है 6, इसलिए सिक्स हाउस। और आई का मतलब होता है 11th, इसलिए 11th हाउस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये 3, 6, 11 का कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, 3, 6, 11 में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो हानि होती है, वो व्यक्ति की पर्सनल हानि ज़्यादा मानते हैं। मीन्स पर्सनली वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। 3, 6 और 11 जो है, अगर मैं ट्रस्टडाय भाव की बात करूं, तो ये फाइनेंशियल से ज़्यादा पर्सनल को प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। मीन्स आपको जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी। फाइनेंशियल आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ पाराशर जी ने बोला है कि ये 3 घर ऐसे हैं जो आपके समय के साथ साथ इनका जो बुरा करने का इफ़ेक्ट है वो कम होता जाता है। मीन्स इनिशियली ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनली आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे पर्सनल प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम होती जाएंगी, और उससे ज़्यादा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म होने के चांस है, और आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये हमारा त्रिजटाय भाव है कि जो समय के साथ साथ चीज़ों को सही करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाता है, लेकिन इनिशियली बहुत प्रॉब्लम करता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है अपचय भाव। अपचय भाव को मैंने सियान कलर से लिखा हुआ है, आसमानी। अगर आप देखेंगे ये कौन कौन से भाव मैंने बोला है, 3rd, 6th, 10th और 11th। ये 4 भावों को मिला के हम बोलते हैं अपचय भाव। सॉरी, नॉट अपचय, उपचय भाव। नेक्स्ट मारक। मारक में हमारा आता है 2nd हाउस एंड 7th हाउस। मारक भाव का मतलब ऐसा है कि जब इन ग्रहों के लॉर्ड की, सॉरी, इन घरों के लॉर्ड की, या इन घरों में जो भी लॉर्डशिप लिए है जो ग्रह, उसकी जब महादशा आती है तो व्यक्ति के किसी ना किसी सॉरी तो व्यक्ति के किसी ना किसी पार्ट का मृत्यु होना संभव है। यहाँ पर मैंने बोला है पार्ट का मृत्यु होना। पार्ट का मृत्यु होने से मेरा मतलब है कि वो किसी भी डायमेंशन में उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके किसी भी डायमेंशन की। जैसे कि हेल्थ, हो सकता है वो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम उसे बहुत ज़्यादा है उस समय, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ की मृत्यु हो जाएगी। सेकंड, हो सकता है उसको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके जो धन, उसकी मृत्यु हो सकती है। और जब कंडीशन बहुत ख़राब हो तो व्यक्ति की खुद की भी मृत्यु हो सकती है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पर मारक भाव के या मारक ग्रह की दशा चलने पर व्यक्ति की खुद की मृत्यु हो सकती है। अदरवाइज वो किसी भी अदर डायमेंशन की मृत्यु कर सकता है, कम्युनिकेशन की कर सकता है, हो सकता है आपका किसी रिलेशन की मृत्यु कर दे, या आपके किसी रिलेशन में रहने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे। दोनों में डिफरेंस है। रिलेशन की मृत्यु मृत्यु मतलब व्यक्ति अभी जीवित है लेकिन आप लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है, वो जो आपके बीच में रिलेशन था वो ख़त्म हो गया है, राइट। तो ये भी पॉसिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं मारक भाव। तो अभी आपने क्या क्या देखा, आपने देखा केंद्र, त्रिकोण, त्रक, त्रिजय, उपचय एंड मारक। ये टर्म ऐसी है जो कि हम पूरे अपनी जर्नी के दौरान कई बार यूज करेंगे, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ें याद करने की होंगी मैं थ्रू आउट जर्नी वो आपको बताता रहूँगा, राइट। तो यहाँ पर केंद्र, त्रिकोण, त्रक, त्रिजय, उपचय एंड मारक, ये कौन कौन से घर होते हैं ये आपको याद करना होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट करें और उसको याद करें। तो केंद्र में कौन कौन से घर आते हैं, 1, 4, 7, 10, जो कि कुंडली का केंद्र वाला पार्ट है।
त्रिकोण में कौन से आते हैं? 1, 5, 9 जो कि इसका त्रिकोण का पार्ट होता है। त्रिक में कौन कौन से 3 घर हैं? 6, 8, 12। त्रिज्याय में 3, 6, 11। 3, 6 एंड 11। उपचय में कौन सा है हमारा? 3, 6, 10 और 11। और मारक में कौन कौन से आते हैं? 2 और 7। ठीक है, ओके जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रह। तो ग्रह क्या हैं? तो पराशर जी के अनुसार ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? वो हमारे हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। ये हमारे 9 ग्रह माने गए हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम के इक्विवेलेंट ही है। यहाँ पर जो राहु और केतु हैं ज्योतिष में, वो एक्चुअल कोई ग्रह नहीं है, उनको छाया ग्रह कहते हैं। ठीक, हर एक ग्रह के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। वो स्टोरी मैं अभी इस लेक्चर में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो कवर किया तो जो मैं टॉपिक कवर करने के लिए सोच के आया हूँ वो शायद कवर ना हो पाए, या फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी भी इसमें बहुत से टॉपिक कवर करना रह गए हैं। इसलिए हर एक ग्रह के बारे में, उनकी स्टोरी क्या है, उनके कार्य तत्व क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। एक एक ग्रह का जब हम डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अभी हम हाई लेवल पे देखते हैं कि ये ग्रह है क्या और इनका मानव जीवन से क्या संबंध है। तो ऋषि पाराशर जी के अनुसार ये ग्रह मानव जीवन को चलाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इवन चलाने के लिए क्या, बल्कि हम बोलें कि मानव जीवन की उत्पत्ति भी इन्हीं ग्रहों के कारण संभव है। तो मानव जीवन में इन सारे ग्रहों की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। हर एक ग्रह के अपने खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको हम कहते हैं कारतत्व। हर एक ग्रह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके सिग्निफिकेंस होते हैं, राइट। तो हम उन सब की एक शॉर्ट में अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? तो ऋषि पाराशर जी ने बताया कि सूर्य जो है वो हमारी उत्पत्ति का कारक है। सूर्य को इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और सूर्य को इन ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। दैट इज द किंग ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य से ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है। किसी भी मानव की उत्पत्ति का कारण सूर्य ही होता है और साथ ही साथ ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो मानव जीवन को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो भी सूर्य है, इसलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा है ग्रहों में। सूर्य हमारी कुंडली के जिस भाव में भी होगा वो हमें ये बताएगा कि हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई तो क्यों हुई। यदि आपको ये जानना है कि आपका जन्म क्यों हुआ, तो आप सबसे पहले ये देखो कि सूर्य आपके किस घर में है। जिस घर में सूर्य बैठा हुआ है वही इस रहस्य को ओपन करेगा कि आज आपकी उत्पत्ति इस संसार में क्यों हुई। वो आपको रीजन बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। सूर्य को हम आत्मा का कारक भी कहते हैं, मीन्स ये हमारी आत्मा को भी बताता है। तो यदि सूर्य आपके 6 हाउस में है, इसका मतलब वो हमें क्या क्लू दे रहा है? वो हमें ये बताना चाह रहा है कि आपका जन्म जो इस संसार में हुआ है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए हुआ है, कि आपको सर्विस देनी है। यदि हम कहें कि आपका सूर्य 5th हाउस में है, 5th हाउस में सूर्य होने का मतलब क्या है? 5th हाउस किसका है? उच्च शिक्षा का, आपकी लर्निंग का। मैंने ये बताया था ना, 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि आज आपकी जो उत्पत्ति हुई है इस संसार में
वो या तो ज्ञान लेने के लिए हुई है या ज्ञान देने के लिए हुई है, राइट। इसी प्रकार से यदि सूर्य जो है आपके 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस क्या है? हाउस ऑफ कर्मा। तो आपका जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है। तो हम इसको इस तरह से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य हमें ये बताता है कि आपका जन्म इस संसार में क्यों हुआ। नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा। तो पराशर जी ने ये बोला है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो जितना सूर्य हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सूर्य ने क्या किया? आपको पैदा कर दिया, उसने बता दिया कि आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है। चंद्रमा हमें ये बताता है कि आपका मन कहाँ काम करेगा, आपके दिमाग में चौबीसों घंटे क्या बात ऐसी है जो कि आपको परेशान भी कर सकती है या आप जिसके बारे में हमेशा सोचते रहोगे। चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं वो है मन, खान पान, फूड, राइट। और साथ ही साथ जैसे आप देखते हो चंद्रमा में खुद एक वर्ड आता है, नॉट वर्ड, एक शब्द आता है माँ। तो चंद्रमा माँ का भी कारक है। चंद्रमा से हम अपनी माता को भी देखते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि माँ ही एक ऐसा व्यक्ति इस संसार में है जो कि अपने बेटे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती है, राइट। तो सेक्रीफाइस करने का जो हम बोलेंगे लिमिट, माँ के पास वो लिमिटलेस है, कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती है, कुछ भी लेट गो कर सकती है। इसलिए चंद्रमा को सेक्रीफाइस और लेट गो का कारक भी मानते हैं। चंद्रमा मेडिसिन्स भी है। तो यदि आप देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा? सूर्य से आपकी उत्पत्ति का कारण पता लगा, चंद्रमा की वजह से आप इस जीवन में आए हो, मीन्स माँ की वजह से ही आप आए हो। अगर माँ नहीं होती तो आप कैसे आते? तो देखो कितनी ब्यूटीफुली ये ग्रह हमें बता रहे हैं कि हम कैसे इस धरती पर आए। चंद्रमा बता रहा है हमारी माँ के बारे में, हमारी मनोस्थिति के बारे में, और सूर्य हमें ये बता रहा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल शब्द आते ही या मंगल ग्रह आते ही आपके दिमाग में एक बात सबसे पहले आनी चाहिए, वो है ऊर्जा, एनर्जी। मंगल जो है वो एनर्जी या ऊर्जा का कारक है। इसके साथ साथ मंगल जो है वो प्रोटेक्शन का भी कारक है। तो सूर्य ने क्या किया? आपको जन्म दे दिया माँ के थ्रू, मीन्स चंद्रमा के थ्रू। मंगल क्या कर रहा है? जब आपका जन्म हुआ तो पता कैसे चलेगा कि आप इस संसार में आए हो? आपने देखा होगा बच्चा जैसे भी आता है, जैसे ही आता है वो सबसे पहले चिल्लाता है। चिल्लाने के लिए एनर्जी चाहिए भाई, कैसे रोगे? अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो कैसे? वो काम कौन करता है? वो करता है मंगल। मंगल आपको वो ऊर्जा देता है कि आपको क्या कार्य करना है। कुछ भी कार्य करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो आपको सारी की सारी मंगल देता है, राइट। नेक्स्ट, बुध। आप इस धरती पर आ गए, ठीक है। तो धरती पर आने के बाद आपको कोई भी कार्य करना है जो कि मंगल के थ्रू करना है, अगर आपको एनर्जी के साथ, तो आपको ये भी तो पता का होना चाहिए ना, इतना भी तो दिमाग चलना चाहिए ना कि आपको करना क्या है, राइट। तो वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है बुध। बुद्ध मीन्स बुद्धि। बुद्ध हमारे लिए बुद्धि का कारक है। ये सूझबूझ, बुद्धिमत्ता का कारक है। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, विजडम, राइट। तो कोई भी कार्य जो करना है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये हमें बुद्धि ही बताता है। अगर आपने कभी सुना होगा कि इसकी तो बुद्धि ही काम नहीं करती है, तो समझ जाइए, आप बहुत डेफिनेटली हो कि आप ये बोल सकते हो, समझ सकते हो कि इस व्यक्ति का बुद्ध बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। बुद्धि का काम ना करना, इसका मतलब बुद्ध का काम ना करना, राइट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु या बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ज्ञान, क्लियरिटी। जो भी आपको थॉट्स हैं, आपके थॉट्स की क्लियरिटी वो आपको बृहस्पति देता है, गुरु देता है। ज्ञान, ज्ञान आपको गुरु देता है, राइट। इसके साथ साथ बृहस्पति को हम कारक मानते हैं ईश्वरी कृपा का भी। ये संतान का भी कारक होता है, ये गोल्ड का भी कारक होता है, और ये फेथ का भी कारक होता है। तो यदि हम अभी मानव जीवन की बात करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपकी उत्पत्ति से लेके आगे कैसे कैसे ये ग्रह काम करते हैं, तो उसमें हम बात करें तो इसका सबसे पहला काम होता है आपको ज्ञान देना, आपको क्लैरिटी देना। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ खराब है? ये तभी पता चलेगा ना जब आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होगी, राइट। जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा। अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी किसी भी चीज़ में नहीं हो रही है, आप हमेशा समझ में आपको नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ नहीं है, इसका मतलब आपका गुरु सही नहीं है। आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, हम केवल शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि ये ग्रह होते क्या हैं। तो आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान देने में और क्लैरिटी देने में गुरु का बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र। शुक्र क्या है आपके जीवन में, वो क्या देता है? शुक्र का काम है सर्वाइवल। आपको जीवन में जो सर्वाइव होने के लिए जो चीज़ दी जाती है वो हमें देता है शुक्र। शुक्र की जिम्मेदारी है कि वो आपको सर्वाइवल की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी कराए। इसको हम वेल्थ का भी कारक मानते हैं। ये मैरिज का भी कारक है, ये धन का भी कारक है, साथ ही साथ ये सुंदरता का भी कारक है। लेकिन जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम उसके संदर्भ में लें तो इसका काम है सर्वाइवल। बच्चे को सर्वाइवल के लिए शुक्र का ही सहारा लेना पड़ता है। ये शुक्र की जिम्मेदारी है कि उसको सर्वाइव कराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि। शनि क्या है? शनि कर्म का कारक है। आप अगर इस दुनिया में आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करने के लिए आए हो, और वो कर्म का कारक जो है वो शनि है कि आपको क्या काम करना है, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपकी कुंडली में शनि जहाँ पर भी होगा, जिस घर में होगा, आप समझ जाइए कि इस घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको उस घर को लेके बहुत सारा काम करने हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जीवन में वेल्थ प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे, और शनि वही कर्म बताता है कि हमें क्या करना है, राइट। शनि को हम ये भी मानते हैं, हम क्या, पाराशर जी ने ही जो बोला है हम वही बोल रहे हैं कि शनि को एक अच्छा गुरु, अच्छा टीचर भी मानते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, आप जो करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसको न्यायप्रिय ग्रह भी कहते हैं। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर आपने बुरा किया तो शनि से बुरा कोई नहीं, वो आपको उसकी भरपाई बिल्कुल पूरी पूरी करेगा बिना कोई बायस्ड हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? राहु है इनसिक्योरिटी। राहु है आपका अटैचमेंट फॉर दिस भौतिक संसार। आपको जो भौतिक संसार के लिए जो भी अटैचमेंट होता है, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए आपको अटैचमेंट है, वो और कुछ नहीं, राहु ही है। जो भी आपकी डिजायर हो रही हैं मटेरियलिस्टिक, वो भी राहु ही है। तो आपके डिजायर के लिए राहु का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको किसी चीज़ की डिजायर ही नहीं होगी, राइट।
इसके साथ साथ आप में जो भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा करने का भी कारक राहु है। जो भी भ्रम आपको होता है वो राहु की वजह से ही होता है, राइट। नेक्स्ट, केतु। जैसे कि राहु जो है वो इस भौतिक संसार के लिए अटैचमेंट का कारक है, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अटैचमेंट का कारक है। केतु जो है आपको भौतिक संसार से डिटैच करेगा और आपको स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैच करेगा उससे, आपको मोक्ष की ओर लेके जाएगा। केतु जो है मुक्ति का द्वार है, राइट, जो कि आपको भगवान से कनेक्ट कराने के लिए, गॉड से कनेक्ट कराने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो ये होता है केतु। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये 9 ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जन्म से लेके मोक्ष तक। अभी हमने देखा ना कि कैसे एक स्ट्रिंग की तरह ये सारे ग्रह हैं, अगर हम इनको एक धागे में पिरो दें तो ये हमारे जीवन के हर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, वहाँ से लेके हम मोक्ष प्राप्त कैसे करें, वहाँ तक की पूरी जर्नी हमें इन ग्रहों के थ्रू ही मिलती है। तो ये ब्यूटी है हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद ग्रहों की, और इस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राशियाँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राशियाँ हैं क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि राशियाँ कैसे काम करती हैं कुंडली में, ठीक है। तो राशियाँ क्या हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें असंख्य तारे हैं, राइट। तारों के साथ साथ उन तारों की परिक्रमा करने वाले बहुत से ग्रह भी हैं, और उन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले बहुत से उपग्रह भी हैं, राइट। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ये मैं भी सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ना कि अपना ज्योतिष के अनुसार, राइट। मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों ओर हमारे 9 ग्रह हैं जो कि उसकी परिक्रमा करते हैं, राइट। और इस कॉम्बिनेशन को सूर्य प्लस 9 ग्रह और इन 9 ग्रहों के प्लस जितने भी उपग्रह हैं उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। यहाँ पे सौर, सौर मीन्स क्या है, सूर्य जो कि एक तारा है। तो एक तारे को जो है और उसकी पूरी फैमिली को मिला के हमने क्या बोला, एक तारा मंडल। क्योंकि यहाँ पर ये जो तारा है वो सूर्य है, इसको इसलिए इसको बोल दिया सौर मंडल। इसी तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे और उनकी इस तरह से पूरी पूरी फैमिली है जिसको हम बोलते हैं तारामंडल। तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे और बहुत सारे तारों का समूह मिलकर तारामंडल बनाते हैं, राइट। तो ये जो तारों का समूह है ये कई बहुत सारे तारे हैं। उनमें से हमारे ऋषि मुनियों ने ये जाना कि 12 समूह ऐसे हैं जो कि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। उन तारों का जो समूह है उनमें से कुछ तारे ऐसे हैं, उनका समूह ऐसा है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो ये डिफरेंट जो तारामंडल है ये भी है कि हाँ बहुत सारे तारामंडल है, उनमें से कुछ तारामंडल ऐसे हैं, तारामंडल सॉरी, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करता है। और उन मंडलों के समूह, जो भी समूह उनके बनते हैं, अलग अलग तारामंडल को लेके समूह जो बनाया गया है, उनमें भी ऐसा कुछ गुण पाया जाता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो तारामंडल है जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर सकता है, वो असंख्य तारामंडल में से टोटल 27 तारामंडल निकाल के बताया गया है, जो कि ये 27 तारामंडल ऐसे हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करेंगे।
और उन्हीं तारामंडल को हमने बोला नक्षत्र। और उन तारामंडल के जो समूह हैं, अलग-अलग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो समूह बने हैं जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उसके समूह को हमने बोला है ज्योतिष में तारा। सॉरी, उसके समूह को हमने बोला है ज्योतिष में राशि। तो जो राशि है, वो राशि तारामंडल का समूह है जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इट मीन्स राशि जो है वो कुछ-कुछ नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन है जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, राइट? सिमिलर जो तारामंडल है वो नक्षत्र है। हमारे असंख्य तारामंडल में से कुछ लिमिटेड तारामंडल ऐसे निकाले जो कि मानव जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन अलग-अलग तरीके से लिया गया है जिसके बेसिस पे हमने अलग-अलग राशियों का डेफिनेशन दिया है। अब जो ये तारों का समूह जो है जिसको हमने राशि बोली हैं, इनका क्या है कि ये तारे जो हैं ना उसमें से कुछ तारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? तो वो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किसी भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। और जब वो जिस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मनुष्य को प्रभावित करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उस मनुष्य में या जातक में दिखती भी है कहीं न कहीं। किसी न किसी फॉर्म में आपको उस राशि की प्रॉपर्टी दिखेंगी। तो इस तरह से ये स्टोरी बनाई गई है जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये तारे जो हैं मनुष्य के जीवन में कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, कहाँ से आए ये? तो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास तारों का समूह है। उन समूहों से कुछ ऐसे तारे हैं जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। उनके बेसिस पे मानव जीवन में वो प्रभावित करते हैं और मनुष्य के अंदर कुछ-कुछ प्रॉपर्टी आती है। अगर मनुष्य की वो प्रॉपर्टी उस तारे की प्रॉपर्टी से मैच करती है तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये राशि उस मनुष्य को इस तरह से प्रभावित कर रही है, राइट? तो ये हुआ हमारा एक थ्योरेटिकल इस तरह से डिस्कशन। अब हम बात करते हैं कि राशियाँ जो है हमारे पास कितनी राशियाँ हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि समूह को मैंने काउंट करके बताया कि 27 समूह होते हैं, तारामंडल होते हैं, नक्षत्र होते हैं और उनके समूह के हिसाब से हमने 12 राशियाँ बनाई हैं। इसमें एक और चीज़ मैथमेटिकली जो है वो क्या है कि आकाश को या ब्रह्मांड को 360 डिग्री का एक हमने सर्किल माना, ठीक है? और उसके अगर हम 12 बराबर भाग करेंगे तो हर एक भाग कितने का होगा? 0 से 30 डिग्री का, राइट? तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 360 डिग्री का मेरा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड को हमने 12 बराबर भागों में जब डिवाइड किया तो मेरे पास हर भाग का जो पोर्शन है वो 300 डिग्री 0 से 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। इसी 30 डिग्री के एक पोर्शन को हमने एक राशि का नाम दिया है। तो क्योंकि हमने ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया था, अतः टोटल 12 राशियाँ हो गई हैं। तो जो ज्योतिष में हम जो देखते हैं वो क्या है, हमारे पास टोटल 12 राशियाँ हैं। हर एक राशि का जो डिग्री है वो 30 डिग्री है और ग्रह जो हैं इन्हीं राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में परिक्रमण और परिभ्रमण करते हैं, राइट? तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, फिर दूसरी से तीसरी में जाते हैं, तीसरी से चौथी में आते हैं और इसी तरह से वो ब्रह्मांड में गोल-गोल चक्कर काटते रहते हैं। जब वो ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में आता है तो इसी को हम कहते हैं राशि परिवर्तन। तो अगर आप ये कभी भी टर्म सुनते हो राशि परिवर्तन, इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कि राशि परिवर्तन का मतलब है कि वो ग्रह एक राशि से निकलकर चक्कर काटते हुए दूसरी राशि में आ गया है। मतलब उसने वो पूरा 30 डिग्री पार कर लिया और 30 डिग्री के बाद आके वो 31st डिग्री पे आया और दूसरी उसमें राशि में प्रवेश कर गया। इसी को हम कहते हैं राशि परिवर्तन, जिसका मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, आपने हो सकता है इंटरनेट पे बहुत कुछ सुना होगा। इसे हम गोचर भी कहते हैं, यहाँ पे गोचर के फॉर्म में चलता है। तो जब होता है कि हाँ गोचर लगा और एक राशि से ट्रांजिशन दूसरी राशि में ग्रह का हुआ तो आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होंगे, इस तरह पे बहुत से वीडियो आते हैं।
तो वो सारा का सारा इसी बेस पर आधारित है। राइट। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, राशियाँ। तो जैसे मैंने बोला 12 राशियाँ, ये 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं? ये 12 राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इन राशियों को हमने, अगर जो मैंने बोला ना कि ब्रह्मांड में हमने अगर 360 डिग्री का माना और फिर उसके 12 हमने डिवाइड किया 12 पार्ट्स में, तो ये राशियां जो है ना एक निश्चित क्रम में उस सर्किल पर हैं और वो क्रम उसी तरह से चलता है और ग्रह उसी क्रम के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है या एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्रह जो है पहले मेष राशि में हो और मेष राशि से सीधा सिंह राशि में आ जाए। नहीं, वो क्या होगा, मेष से वृषभ, मिथुन, कर्क, वो एक सीक्वेंस में ही जाएगा, बीच में से उछल के कहीं पे नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या कि राशियां जो हैं वो एक क्रमबद्ध तरह से लगी हुई हैं और हर एक राशि को हमने एक नंबर असाइन किया हुआ है जिससे कि उसको समझने में आसानी हो, कुंडली ड्रॉ करने में भी आसानी हो और उसको रीड करने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। ये नंबर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। वो नंबर हम जिस राशि को यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे दिखा रखा है वैसे ही हम बोलते हैं। जैसे एक नंबर का मतलब हो गया मेष राशि, नंबर 2 मतलब वृषभ राशि, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ, नंबर 12 मीन। तो इस तरह से मेरे पास 12 राशियां हैं और उनका नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अब हर एक राशि का, जैसे मैंने बोला कि अपने खुद के कार्य तत्व हैं। अब किस राशि से मनुष्य के जीवन में या उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एक एक राशि का अध्ययन कराऊंगा। बस यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए हम ये बता देता हूँ मैं आपको, ये हम समझ लेते हैं कि जो राशियों का मेन जो मैं बोलूँगा योगदान जो होता है वो मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो जातक है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, साथ में उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, ये बहुत हद तक राशियों से ही डिफाइन की जाती है। किसी भी राशि की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उस जातक के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, कर्क जो राशि होती है, कर्क राशि को हम बोलते हैं कि ये बहुत इमोशनल है। तो कर्क राशि के जो जातक होते हैं आप उनको देखना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपको मिलेंगे। राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वृश्चिक की, तो वृश्चिक जो राशि है उसमें ये माना जाता है, वृश्चिक जो होता है वो एक तरह से बिच्छू का रूप होता है। अगर आप उसका आकार देखें, मैं आकार का भी बताता हूँ क्या है, लेकिन अगर आप उसका शेप देखेंगे तो उसको बिच्छू का वो दिया गया है शेप। राइट। और बिच्छू क्या होता है, बिच्छू ऐसा होता है जो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा सॉलिड, अंदर से नर्म, साथ में एक ही सीधी रेखा में चलने वाला। मतलब उससे मतलब नहीं होता आगे पीछे क्या है, बस तुम उसको मत छेड़ो तो वो तुम्हें नहीं छेड़ेगा, वो अपनी लाइन में चलता जाएगा। जहाँ वो जा रहा है, जो वो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, आप उसको नहीं छेड़ोगे, वो आपको नहीं छेड़ेगा। लेकिन यदि आपने उसको छेड़ दिया तो वो आपको डंक मारे बिना मानेगा भी नहीं। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको डंक मार के ही माने। राइट। तो ऐसे ही हम वृश्चिक राशि के जो जातक है उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि वृश्चिक राशि का जातक ऐसा होता है जिसको अपने आप से ज़्यादा मतलब होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते सेल्फिश, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको दूसरों के काम में टांग फंसाने की ज़रूरत नहीं होती। वो दूसरों के काम में टांग ना अड़ाते हैं, ना चाहते हैं कि उनके काम में कोई दूसरा बंदा टांग अड़ाए। वो बिल्कुल किसी का भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपने उनका काम बिगाड़ना चाहा तो ये समझ लीजिए कि आपने एक
कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, आपने वो कहानी कर दी है। आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, वो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये वृश्चिक राशि वालों का एक पैटर्न है जो देखने को भी मिला है, और ये उनकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पर अपनी टिप्पणी डाले, वो भी नेगेटिव टिप्पणी, बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट। इसके साथ साथ जैसे बिच्छू के साथ कोई भी जानवर है, कोई भी वो है, आसानी से रह नहीं सकता है, ऐसे ही ये माना जाता है कि वृश्चिक लग्न के जो भी व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, उनके साथ भी रहना इतना आसान नहीं होता है। आपको और उनको दोनों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, तब जाके आप उनके साथ अच्छे से रह सकते हो, आपके रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ सकती है। राइट। तो ये हो गया वृश्चिक राशि का। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैंने कर्क का भी आपको बताया। तो ये प्रॉपर्टी, और जैसे मैंने अभी बोला आकार, ये आकार है क्या? तो जो भी मैंने स्टोरी आपको बताई ना, आकाश में तारे का जो समूह होता है, तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जब वो समूह एक पर्टिकुलर टाइम पे और कुछ में उसमें एक अजीब सी शेप बन के आ रहा है, और उसने उस शेप को डिफाइन किया अपने ही माइंड में कि ये किससे मैच कर रहा है, और उससे मैच करता हुआ शेप जो है वही इन राशियों का शेप दे दिया। राइट। जैसे कुछ जो शेप हैं, वो उनको लगा कि जैसे कैकड़े का शेप बना रहे हैं, तो उनने क्या दे दिया कि भाई ये जो है ना, इस राशि का भी शेप है, वो कैकड़ा है, कैंसर है, जो किसके लिए होता है, कर्क के लिए। कुछ उन्होंने देखा कि वो ऐसा शेप बना रहा है, जो समूह जो है तारों का, वो ऐसा बना रहा है जैसे कि तराजू हो, तो उसको क्या दे दिया शेप, तराजू का। ये किसका है, तुला। तुला राशि का जो शेप है वो तराजू का दे रखा है। कुछ शेप ऐसा लगा जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो घड़ा लेके खड़ा हुआ है पानी गिराने के लिए, तो उसको क्या दे दिया, कुंभ। कुंभ की राशि का हमने दे दिया कि कुंभ राशि का जो जातक होता है, और कुंभ राशि का जो साइन होता है, उसकी जो आकृति होती है, साइन मतलब राशि, उसकी जो आकृति होती है, शेप होता है, वो घड़े की तरह है। राइट। तो इसी तरह से हर एक राशि का एक शेप डिफाइन किया, जो कि काल्पनिक दृष्टिकोण है, और उन्होंने जो शेप दिया है वो ये सोच कर दे, दिमाग लगा कर दिया है, ये अध्ययन करने के बाद वर्षों के, कि जो शेप दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी उस तारे के समूह या उस राशि की प्रॉपर्टी से मैच करनी चाहिए। राइट। जैसे कि मैंने आपको वृश्चिक का बताया, तो वृश्चिक का जो साइन दिया है, जो शेप दिया है, वो दिया है बिच्छू का। तो वृश्चिक राशि का जो करेक्टरिस्टिक उस तारे के थे या तारा समूह के थे, वो देखा गया कि वो बिच्छू से काफी मैच करते हुए हैं, इसलिए उसको बिच्छू का शेप दिया गया। सिंह राशि में जो है, जो भी तारे हैं, समूह है, उसको शेप जो हुआ वो सिंह का दिया गया, और ये देखा गया, इसका पूरा तरह से परीक्षण किया गया, ये देखा गया कि जो उसको हम शेप दे रहे हैं सिंह का, सिंह राशि के जातक में प्रॉपर्टी भी उसी टाइप की होती हैं। राइट। तो इस तरह से किसी भी राशि के शेप का और जातक के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का कनेक्शन मैच करता है। ठीक है। तो ये हुआ राशियों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि ये राशियां जो है ना, हर एक राशि का हमने ज्योतिष में एक स्वामी माना है, कि हर एक राशि को रूल करने वाला कोई ना कोई स्वामी ग्रह है जो उसको रूल करता है, और ये जो ग्रह का जो रूल करने का वो है, नियम है, वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम बोले कि इस राशि को ये ग्रह रूल कर रहा है, कल हम बोले कि इस राशि को दूसरा ग्रह उसका स्वामी हो गया, नहीं, वो एक फिक्स होता है, और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी क्या क्या याद करना है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग? आपको ग्रह के सारे नेम याद करने रखने होंगे। ठीक है। आपको जितने भी भाव या घर हैं
उनके काउंटिंग कैसे होती है वो आपको याद करना होगा। जो मैंने थोड़े थोड़े आपको करेक्टरिस्टिक या जो मैंने थोड़े थोड़े उनके कार्य तत्व बताए हैं घर के, वो आपको याद करना होगा। ग्रह के जो मैंने कार्य तत्व बताए हैं वो आपको याद करना होगा। राशियां, उनके नंबर, राशियों के नेम, और साथ ही साथ किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी के रूप में काम करता है वो भी आपको याद करना होगा। ये बेसिक है, यदि आपने ये याद नहीं किया तो आपको आगे अपने कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये आपको बिल्कुल से टिप पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी राशि का स्वामी ग्रह कौन है। ठीक है, तो सूर्य जो है उसको हम ग्रहों का राजा मानते हैं। और ये सॉरी मैं आपको पूरा बताना भूल गया, हर एक ग्रह को हम किसी ना किसी करेक्टर से मैच कराते हैं। ठीक है, मैच करता हुआ ज्योतिष में पहले से जो ऋषि मुनि उन्होंने दिया हुआ है। सूर्य को हमने राजा से कहा कि सूर्य जो है राजा है। चंद्रमा को हम ग्रहों का रानी मानते हैं। बुध जो है वो ग्रहों के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं बुध जो है वो राजकुमार है। ठीक है, बुध को राजकुमार माना गया है। इसी प्रकार मंगल को सेनापति माना गया है। गुरु को गुरु एक्चुअल भी गुरु माना गया है। शनि को माना गया है सेवक, प्रजा, जो सेवक काम करते हैं वो शनि। शुक्र को राज्य मंत्री माना गया है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो दो दो राशियों के स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा ही केवल एक ऐसे ग्रह हैं दो जिनके जो केवल एक ही राशि को रूल करते हैं। मतलब अगर मैं इसको अदर वे अराउंड कहूँ तो क्या मैं बोलूँगा कि दो राशियाँ एक ऐसी हैं जिनका जो रूल करने वाले स्वामी हैं, जो ग्रह हैं, वो एक ही हैं। एक ही का मतलब एक एक राशि का एक एक है। बाकी जितनी भी राशियाँ हैं 12 में से जो हमारे पास 10 बची, उसमें दो राशियों को एक ही ग्रह रूल करता है, उनका स्वामी एक है। अब कौन सी राशि का स्वामी कौन है ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए। तो जो 4 नंबर की राशि है, 4 का मतलब 4 नंबर की राशि कौन है? कर्क। कर्क का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। 5 नंबर की जो राशि है वो है सिंह। सिंह का जो स्वामी है वो है सूर्य। राइट। ऐसे ही जो बुध ग्रह है वो किन किन राशियों का स्वामी है? वो 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि का स्वामी है। 3 नंबर मतलब मिथुन, 6 नंबर मतलब कन्या। शुक्र जो है वो 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि का स्वामी है। 2 नंबर मतलब क्या हो गया? वृषभ। और 7 नंबर क्या हो गया हमारा? तुला। तो शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। मंगल ही ऐसा, जैसे इसी तरह से मंगल क्या है? मंगल 1 नंबर और 8 नंबर राशि का स्वामी है। 1 नंबर मतलब मेष, 8 नंबर मतलब वृश्चिक। तो मंगल फिर किन किन राशियों का स्वामी हो गया? मेष का और वृश्चिक का। गुरु जो है वो क्या है? वो 12 नंबर की राशि का और 9 नंबर की राशि का स्वामी है। 12 नंबर मतलब क्या हो गया? मीन। और 9 नंबर मतलब हो गया धनु। तो बृहस्पति जो है वो धनु और मीन जो राशि है उन दोनों का स्वामी है। शनि जो है वो किन किन राशियों का स्वामी है? वो 11 नंबर की और 10 नंबर की। 11 नंबर मतलब कुंभ, 10 नंबर मतलब मकर। तो शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। तो ये जो हमारे पास राशियां हैं और उनके जो लॉर्ड हैं ये भी हमें याद करने की ज़रूरत है। ये हमें प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए टिप पर। राइट। तो इसको हम एक मैं शॉर्ट आपको दे देता हूँ याद करने के लिए। वो याद तो आपको प्रॉपर तरीके से करना ही पड़ेगा, लेकिन ये छोटा सा अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसमें हमें ये पता है कि चंद्रमा जो है वो एक राशि है 4 नंबर की कर्क, उसका स्वामी है। और सूर्य जो है वो 5 नंबर की राशि का स्वामी है। राइट। तो हम यहाँ से 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों अलग अलग रो कॉलम में लिख लें। ठीक है। और अब 4 नंबर से हम घटते हुए क्रम में एक एक नंबर कम करते हुए लिखते जाएं
और 5 नंबर से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएं, राइट। तो 4 के बाद क्या होगा, एक कम, 3 2 1, एक के बाद आप जो सर्किल और सर्किल में कहाँ आ जाओगे, फिर से 12 नंबर पे आ जाओगे, राइट। एक के बाद 12, 12 से फिर आप एक कम करोगे, 11। ऐसे ही जब 5 नंबर से हमने क्या बोला, बढ़ते हुए क्रम में, तो 5 6 7 8 9 10, सारी राशियां कवर हो गई 12 की 12। और फिर हमें ये एक क्रम में जैसे हमने रख दिया, हमें ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। हम इसी सीक्वेंस में फिर क्या करें, उन राशियों के लॉर्ड को लिखते जाएं। 3 नंबर और 6 नंबर के लिए बुध, 2 और 7 के लिए शुक्र, 1 और 8 के लिए मंगल, 12 9 के लिए गुरु, 11 और 10 के लिए शनि। तो इस तरह से भी हम याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि उनको एक लाइन में लिखें और फिर हम ये देखें कि किस ऑर्डर में कौन सा आ रहा है, उसको हम याद कर लें। ठीक है, तो ये हो गया राशियों का संक्षिप्त वर्णन कि राशियां हमारे जीवन में कैसे काम करती है, क्यों आई, कैसे, और उसका कुंडली में क्या महत्व है, राइट। तो इसी के साथ हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कुंडली के 3 मेजर पार्ट कवर कर लिए। पहला पार्ट हमारा हो गया भाव या घर, दूसरा पार्ट हमारा ग्रह, तीसरा पार्ट मेरा राशियां, जिसमें हमने राशियों के साथ साथ राशियों के लॉर्डशिप की, उसका कौन सा ग्रह उसका स्वामी, हमने ये भी कवर किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो टर्म है या वो जो टॉपिक्स है उसका यूज हम आगे कई बार करेंगे, राइट। तो वो टॉपिक्स हैं या वो टर्म है हमारे पास, तत्व। क्या आप जानते हैं तत्व क्या होता है ज्योतिष में? वर्ण, कौन कौन से वर्ण होते हैं ज्योतिष में, और गुण, कौन कौन से गुण ज्योतिष में माने जाते हैं। उन तत्वों, गुणों और वर्ण का राशि या ग्रह के हिसाब से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मैं एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की। तो ज्योतिष में जो तत्व हमारे डिफाइंड है वो कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश एंड जल। और ग्रहों में जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इन तत्वों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मानी गई है। जैसे कि सूर्य को अग्नि तत्व से माना गया कि सूर्य में जो होता है तत्व जो होता है वो अग्नि तत्व होता है। मंगल में भी अग्नि तत्व माना गया है। बुध में पृथ्वी तत्व को माना गया है। तत्व मीन्स एलिमेंट। बुध में माना गया कि पृथ्वी जो है वो एलिमेंट ज़्यादा होता है। बृहस्पति या हम बोलें गुरु, इसमें माना गया आकाश एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं स्पेस, राइट। शुक्र ग्रह में और चंद्रमा ग्रह में माना गया है कि जल एलिमेंट ज़्यादा होता है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो इनका जो तत्व होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, कि ये जल तत्व हैं। ऐसे ही जो वायु तत्व है वो माना जाता है कि शनि में और राहु में जो है वो वायु तत्व है। तो इस तरह से हर एक जो ग्रह होती है उसकी प्रॉपर्टी में ये तत्व भी होते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो किस तत्व का है, वो उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है गुण। तो ज्योतिष में 3 गुण माने माने गए हैं। एक सत्वगुण, दूसरा तमोगुण, तीसरा रजोगुण, जिसको हम कहते हैं सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिसको हम कहते हैं सद्गुण, तमसगुण और रजसगुण। सद्गुण कहाँ है, क्या है? एक तरह से साधु की तरह, जो साधु संत होते हैं ना उसकी तरह सद्गुण, जो सत्य बोलता हो, सादा या सात्विक भोजन करता हो, इस तरह के गुण वाला। तमस गुण क्या होता है? जैसे क्रोध, जिसके पास क्रोध बहुत ज़्यादा हो, जो कुछ पाप भी कर सकता हो, गलत भी बोल सकता हो, इसको बोलते हैं तमस गुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण हमारा जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया काम से, डिजायर से, इच्छा से। अगर किसी में रजोगुण ज़्यादा है तो उसमें इच्छाएं बहुत होंगी, डिजायर बहुत होगी, काम वासना भी बहुत हो सकती है, राइट। तो इस तरह से हमने गुणों को डिफाइन किया है ज्योतिष में। और हर एक ग्रह में कुछ ना कुछ गुण होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है वर्ण। तो ज्योतिष में या हम बोलें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 4 तरह के वर्ण माने गए हैं। वो 4 तरह के वर्ण कौन कौन से हैं? वो है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? जो हमारा जब हिंदू संस्कृति जब बनाई गई उसमें ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ ये सब करना, जितने भी हमारे पास ज्ञान वाली बातें हैं, ज्ञान को बढ़ाना, पूजा करना, इन सारी चीज़ों में ब्राह्मण जो है वो सारे इन्वॉल्व थे। क्षत्रिय का काम क्या था? प्रोटेक्शन करना, कि हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्षत्रिय का काम था। वैश्य मतलब क्या थे? बिजनेसमैन, मर्चेंट, जो व्यापार करने से रिलेटेड होते थे। शूद्र मतलब सेवा करने वाले, जो सर्विस देने वाले जो हैं वो, उनको शूद्र बोला जाता था। तो जैसे अभी हमने ग्रहों की प्रॉपर्टी देखी ना, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो, उसमें वर्ण का भी काफ़ी महत्व है। जैसे हमने अभी बात की थी, जो शनि जो है उसका काम है सर्विस, उसका एक कार्य सर्विस। इसका मतलब क्या हो गया? शनि जो है शूद्र वर्ण से रिलेटेड है, राइट। ऐसे ही मेरा जो चंद्रमा होता है और बुध, ये दोनों जो होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड माने जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि वो वैश्य जो हमारे पास वर्ण है उससे रिलेटेड है, राइट। जो सूर्य और मंगल हैं उनको हम मानते हैं कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्षत्रिय वर्ण वाले हैं। और जो गुरु और शुक्र है उनको हम मानते हैं कि वो ब्राह्मण जो है ना उस वर्ण से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे रिलेशन होता है उनका, राइट। तो ये कुछ टर्म है जो आपको हो सकता है बाद में आपको यूज करना पड़े। यूज करने का मतलब ये है कि इनको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रह के हम कार्य तत्व देखेंगे, और यदि कोई ग्रह काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि उस मानव का या उस जातक का स्वभाव कैसा होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मंगल, अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो मंगल का एक गुण क्या है जो मैंने वर्ण के हिसाब से बोला? क्षत्रिय, राइट। तो मंगल क्या करेगा? मंगल हमेशा, क्षत्रिय का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, लड़ना, राइट। तो वो 10th हाउस मतलब प्रोफेशन। तो प्रोफेशन जो है ना वो इस तरह के प्रोफेशन में जाएगा जहाँ पर प्रोटेक्शन करने का उसे मौका मिले, उसे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मतलब या तो हो सकता है वो सोल्जर हो, या हो सकता है पुलिस में हो, राइट। तो इस तरह के जो रिलेशन है ना वो ग्रह के वर्ण और तत्व से भी काफ़ी ज़्यादा हम इनके रिलेशन निकाल के हम ये बता सकते हैं कि वो जातक क्या करेगा। और ये जो ग्रह हैं वो जिस घर में होते हैं उस घर के अनुसार हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं उसके कार तत्व के हिसाब से, राइट। तो आपको ये वर्ण, तत्व और गुण, ये चारों भी याद करना जरूरी है। इसका हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, राशियों में कैसे यूज करेंगे, ग्रह में कैसे यूज करेंगे, ये हम आगे के वीडियोज में देखेंगे और काफ़ी डिटेल लेवल पे देखेंगे। तो इसमें भी डरने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल नोट करके रखना है कि आप उसको याद कर पाओ। बाकी इसका डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि हम इतना ही कवर करके छोड़ देंगे और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ये बोलो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं आगे कैसे करूँ, राइट। तो वो आप टेंशन मत लो, वो मैं आगे कवर कराऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं, और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं,
तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है, तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।